नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशी कनेरिया। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जबलपुर शहर के किन्नरों की आपसी वर्चस्व की लड़ाई लोगों के लिए सिरदर्द साबित हो रही है। किन्नरों के गुट अक्सर क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाने के लिए मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। इसके साथ ही असली और नकली किन्नर का विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। इसी विवाद को लेकर किन्नर हीराबाई गुट के लोग बड़ी संख्या में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और कुछ किन्नरों द्वारा उनके क्षेत्राधिकार में घुसपैठ की बात करते हुए इन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। किन्नर गुट का कहना है कि पूर्व में हुए विवाद के चलते इन्हें क्षेत्र में दे दिए गए थे, बावजूद इसके यह दूसरों के क्षेत्रों में अतिक्रमण करते हैं और अवैध रूप से लोगों से वसूली कर रहे हैं, जिसके चलते किन्नर गुट बदनाम हो रहा है। इन्होंने मांग की है कि दोषी किन्नरों पर पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाए। गौरतलब है कि जबलपुर में किन्नर घुटनों के द्वारा अवैध रूप से वसूली की जाती है और अगर कोई इन्हें पैसे देने से इनकार करता है तो गालियों के साथ यह अश्लीलता पर उतारू हो जाते हैं, जिनका सहयोग खाकी भी लगातार देती नजर आती है। हालांकि इस तरह की अवैध वसूली कानून में सामूहिक अपराध कही जाती है। बावजूद इसके किन्नरों की अंधाधुंध कमाई और पुलिस अधिकारियों कोई नहीं मिल रहा लाभ शहर वासियों को इस समस्या से निजात नहीं दिलवा पा रहा है। हमारे साथ बहुत सारे किन्नर मेरे साथ है ना। अब ये थोड़े हम लोग आए हैं और ये पूरी मीडिया जानती है हमको, तो वो लोगों ने ना हम लोग को ये धमकी दी कि हम लोग एसपी साहब के पास में आए, एसपी ऑफिस आए हैं। किन्नर समाज, पूरा शहर का समाज किन्नर समाज आया हुआ है। ये 4 किन्नर हैं, वो चौधरी समाज के हैं। वो हम लोग को अवैध तरीके से धमकी देते हैं, यदि हमें आप लोगों ने फलाना इलाका लिख कर नहीं दिया तो हम तुम्हें अवैध तरीके से कोई झूठे आरोप में फंसा के तुम्हें फंसवा देंगे। ऐसे उन लोगों ने परसों भी धमकी दी, 2-3 दिन से वो धमकी दे रहे हैं। इसीलिए हम एसपी ऑफिस पास में आके अपनी शिकायत दर्ज की है, उनको पत्र दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप लोग फिर से आके मिलना, हम कुछ कार्रवाई करेंगे। इतना हमें भरोसा। कौन लोग हैं जो 4 जने हैंगे उसमें हमने एप्लीकेशन दे दी है, उस पर सबका नाम हैगा। नाम बता दो। हाँ, नाम शिवानी है, प्रेरणा है, स्वीटी है और सुरभि है, छुटकी। अपना नाम? मैं पूर्व पार्षद किन्नर हीराबाई। मैं पूर्व पार्षद हीराबाई की चेला कशिश बोल रही हूँ और मैं जबलपुर लकड़गंज में निवास करती हूँ। शहर में विभिन्न शहरों में क्षेत्रों में किन्नरों का घर है और किन्नरों घर में हर समाज के लोग रहते ही हैं। जैसे धर्मशाला में होते हैं, जैसे आश्रमों में होते हैं, ऐसे हमारे किन्नरों के आश्रम में भी हर समाज के लोग रहते हैं। तो ये हमारे यहाँ कुछ दिन से भी 8-10 दिन से 4 किन्नर, शिवानी और प्रेरणा, स्वीटी और सुरभि, ये 4 किन्नर चौधरी समाज के हैं। चौधरी भी नहीं है, पापा अलग है, मम्मी अलग है, चौधरी बन गए हैं। अब चौधरी मोहल्ले में रहते हैं, बाबा टोला सिंधी कैम्प में, है ना। तो ये हमारे किन्नरों से डिमांड करे कि हमें इलाका दियो। इलाका उनके जो गुरु गोसाई हैं, इनको हम लोग ने पहले इलाका दे चुके हैं। ये सब अपने अपने गुरुओं के साथ रहते हैं, पर ये खुद अपने आप से गुरु बनना चाहते हैं और ये खुद अपना क्षेत्र लेना चाहते हैं। तो हम किन्नर समाज ये समाजों की लड़ाइयाँ नहीं लड़ सकते कि चौधरी लड़ाई हो कि मुसलमान के बच्चे लड़ाई हो जाए। कल के दिन हम ठाकुर के बच्चे, हमारे साथ 4 जना ठाकुर की है, हम लोग खड़े हो जाएं तो ऐसा नहीं होता। शहर के अंदर 12 बजे के बाद कोई किन्नर नहीं घूमते। ये 12 बजे के बाद पूरे शहर में घूमते हैं। कोई से टीवी मंग के ले आते हैं, कोई से बाइक मंग के ले आते हैं, कोई से एक्टिवा मंग के लाते हैं, कोई से फ्रिज मंग लाते हैं, कोई से चैन अंगूठी ले आते हैं और हमारे घर का नाम लिख देते कि हीराबाई के घर के, है ना। तो हम आपके शहर के जितने भी जबलपुर रहवासी लोग से अपील है कि 2 बजे के बाद कोई भी किन्नर आता है, आप 1 रुपये मत दें और 100 नंबर पुलिस को बुलाएं और आपके आजू बाजू जो भी थाने हैं उनको आप एप्लीकेशन दें। हम लोग आए एसपी ऑफिस में अपनी वो विनती लेके जन सुनवाई। सर ने हम लोग को बोल दिया है कि आप रुको, हम इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। और वैसे शहर की मीडिया ने और शहर के थाना प्रभारी लोग ने हमारी शुरू से मदद की है और आज भी हम लोग उसी उद्देश्य से आए कि हमारी मदद करें।
पर्वतारोही मेघा परगार और पूर्व मंत्री विधायक पीसी शर्मा ने आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित संयुक्त पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। पत्रकार वार्ता के दौरान मेघा परमार ने कहा कि मैं किसान की बेटी हूँ, गए की बेटी हूँ। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि कभी संसार की सबसे ऊंची एवरेस्ट की चोटी को फतह कर पाऊंगी, लेकिन माननीय कमलनाथ महोदय ने मेरी बहुत मदद की, मुझे आर्थिक सहायता भी दी और परिणाम आपके सामने है कि मैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी फतह कर पाई हूँ। कमलनाथ जी ने फिल्मी अभिनेत्रियों की जगह मुझ जैसी एक किसान की बेटी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनाए, लेकिन नारी सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करने वाली भाजपा सरकार ने उसी किसान की बेटी को ब्रांड एम्बेसडर से हटा दिया। मेरे कुछ वाजिब सवाल हैं जो मैं मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से मीडिया के माध्यम से पूछना चाहती हूँ। क्या देश के लिए पर्वतारोही होना अपराध है? पर्वतारोही होने के नाते 2 दिन पहले तक मैं राष्ट्रभक्त व प्रदेश का गौरव थी, कल अचानक प्रदेश द्रोही कैसे हो गई? क्यों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भाजपा की निगाह में अब बेटी हटाओ द्वारा बन गया? क्या एक पर्वतारोही के रूप में देश का सम्मान बढ़ाकर गुनाह किया, या फिर देश को आज़ादी दिलाने वाली पार्टी में प्रवेश करने के बाद क्या मैं राष्ट्रद्रोही हो गई? शिवराज सरकार ने इस कृत्य में से मेरा ही नहीं समूची नारी शक्ति का अपमान किया है, बल्कि प्रदेश में राजनीतिक फसल काटने के लिए जो लाडली लक्ष्मी योजना, कन्यादान योजना व महिला सशक्तिकरण को लेकर जो सियासी दावे किए जा रहे हैं उसकी पोल स्वतः ही खुल गई है। जो है जिनने किया है उनसे वो है, नहीं तो मैं समझता हूँ अनुत्तर कर दिया है सबको। जो जिस भावनात्मक बात करके उन्होंने बात की है कि किस तरह से काम कर रही थी और क्या और कहाँ डेप्थ, जो मैं समझता हूँ कि किसी उससे भी पूछ लोगे आप जो इसके काम कर रहे हैं आज, वो नहीं बता पाएंगे इस तरह से कि कहाँ पे पिन पॉइंटेड ही काम कर रही थी। आपके प्रश्न होंगे, मैं अपनी ही बातें बता। आप अपनी बात कह दीजिए, फिर आप प्रश्न पूछ लें। मैंने 2019 में भोजनगर गांव से निकल के माउंट एवरेस्ट को फतह किया था और मैं अकेली शिखर पे नहीं पहुंची थी, मेरे साथ पूरे राज्य की नारी शक्ति उस शिखर पे पहुंची थी। बाद में मध्य प्रदेश के कैबिनेट में भी सम्मान हुआ था और मुझे माउंट एल्ब्रस, यूरोप महाद्वीप का हाईएस्ट माउंटेन, जब मैं समिट करने के लिए जा रही थी उस समय मुझे 2 अभिनेत्रियों की जगह एक किसान की लड़की, मैं धुर गाँव की हूँ अभी भी और उस समय और ज़्यादा थी, सूझी नहीं पड़ती थी, फिर भी मुझे पूरे मध्य प्रदेश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया ताकि मध्य प्रदेश की बेटियों का प्रतिनिधित्व मैं यूरोप महाद्वीप के सबसे ऊंचे शिखर पे कर सकूं और मैं करके वापस आई। बाद में 2019 से लेके निरंतर बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से, मैंने कभी भी विभाग से 1 रुपये की राशि नहीं ली, ना ही मुझे किसी चीज़ के लिए उन्होंने ऐसा सहयोग किया हो, क्योंकि मेरा अटैचमेंट है। निस्वार्थ भाव से मैंने पूरे 52 जिले घूमे 2019 से लेके कल के दिन तक। ब्रांड एम्बेसडर के जो सम्मान मुझे प्राप्त हुआ था उसके तहत पूरे के पूरे वहाँ जाके मैंने देखा कि हम कई दफ़ा मंच पे जो चीज़ें देखते हैं वो रियलिटी में तो बहुत अलग थी। वहाँ जाके मैंने देखा कि इस समय गर्मियों का समय चल रहा है, क्योंकि दीदियाँ कुप्पे लगा के भयंकर दौड़ रही हैं, उनका आधा जीवन सिर्फ पानी भरने में जा रहा है। मैंने देखा कि बच्चियों, जिस चीज़ के लिए मैं काम कर रही थी कि बच्चियों का जन्म का उत्सव एक जैसा हो, आज भी गांव में बेटे और बेटी का जन्म एक जैसा नहीं मनाया जाता। इस चीज़ पे हमने काम किया। बच्चियां ब्लैकमेलिंग का शिकार होती थी, इसके लिए मैंने एक लाइन लिखी जिसे सरकार ने लिया था, पहला कदम ही सुरक्षा है, जिसके तहत हर दीवार पे लाइन लिखवाई गई थी कि बहुत अच्छी लाइन है जो हर बच्ची तक पहुंचनी चाहिए। पहला कदम ही सुरक्षा है, चाहे वो घरेलू हिंसा हो, ब्लैकमेलिंग हो, दहेज हो। मैंने देखा कि बच्चे 5 रुपए का दूध, 10 रुपए की सब्जी लेके कुड़के जैसे रूम में लेके तैयारी कर रहे हो, वो गाँव में उठ के नहीं आ सकते। मैंने देखा कि मैं एक किसान की बेटी हूँ, मेरे खुद के पापा खेती बाड़ी करते हैं। क्या कारण है? तो मैं आपसे पूछूंगी क्या कारण है, मुझे नहीं पता। मैंने तो
कल मेरे को एकदम सडनली लेटर आया, ये ईमेल आया और ट्विटर पे मैंने देखा, मैं खुद समझ नहीं पाई कि क्यों हुआ, आई डोंट नो। बीजेपी कह रही है कि एक राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति जो निष्पक्ष होता है उसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। नहीं है, आप अभी आपके पास मैं ये दे रही हूँ ना, आप इसमें देखिएगा कितने अमिताभ बच्चन बहुत बड़े उदाहरण हैं जो खुद पर्टिकुलर विचारधारा से ताल्लुकात रखते हैं, उसके बाद भी वो गुजरात सरकार के गुजरात टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हैं। पार्टी में नहीं है और हर दिन हमको विचारधारा से जुड़े, मैं भी पार्टी में नहीं हूँ, अभी पार्टी में विचारधारा से जुड़ी है। उन्होंने भी चुनाव लड़ा था, मैं इससे ये कहूँगी कि और भी बहुत सारे लोग हैं, आप उदाहरण देखेंगे बकीरा फोगाट जी हो या और भी, आज आप लिस्ट निकाल के देखेंगे तो आपको कई सारे उत्तर मिल जाएंगे। लेकिन क्या मानते हैं आप कि जिस तरह का जो आदेश आया, चूँकि आप जब इस अभियान की ब्रांड एम्बेसडर थी, आप खुद कह रही हैं कि मैंने 52 जिले खुद ही नाप लिए बिना सरकार के सहयोग के, तो क्या कारण क्या रहा? क्या स्थिति आपको ऐसी नजर आई और कमलनाथ सरकार कांग्रेस पार्टी की बात की जाए वो ज़्यादा आपको सबसे नजर आई? संगठन जो है कांग्रेस का वो बड़ा मजबूत है। 52 जिलों में क्या स्थिति देखी आपने? अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं जब अभी गर्मी के दिन में गई, सबसे बुरी स्थिति इस समय महिलाओं की है। आपने इसका विरोध क्यों नहीं करा? मैंने आप वीडियोस देखिए, मैंने दिखाया कि कैसे कुप्पा में दीदी पानियाँ भर रही हैं, उनका माथे के बाल फिर गए। मैंने बताया कि कैसे कुएं की पाल में से पालें गिरी हैं, उनसे पानी निकाल के 2 महिलाओं की हड्डी टूट चुकी हैं, मैंने उसकी पाल बनवाई है। ये वीडियो भी आप देखेंगे और मैंने इसका विरोध किया, मैंने हर जगह बताया। मैंने देखा कि कैसे दूसरी बच्ची होने पर एक पुरुष अपनी पत्नी को हर दिन मारता था। जहाँ मीडिया में मैं उसके पास जाऊँगी ना, जिससे मदद मिल सके, पहले प्रशासन के पास जाएंगे या शीर्ष नेतृत्व के पास जाएंगे। मैंने महिलाओं की स्थिति बुरी देखी है और इस समय सर आप देखेंगे दीदियाँ खुद को लेकर भाग रही हैं पानी भरने के लिए। नारी शक्ति पे आप काम कर रही हैं, कब से काम कर रही हैं? 52 जिलों में 2019 से कंटिन्यू। कितनी जुड़ी हैं महिलाएं आपसे? पूरे 52 जिलों में, पूरे 52 जिलों में। आंकड़े वो तब बताए जाते हैं जब आपको किसी को शो करना हो। अभी तो पूरे राज्य की दीदियाँ हमारी हैं, जीजियाँ मेरी हैं, और एक जिला ऐसा नहीं छूटा जाना और नहीं, और स्पेशली उन गाँव में 300 गाँव में जहाँ मैं ट्राइबल्स एरिया में या उन जगह पे जहाँ सबसे ज़्यादा नीड, उनमें मैं 4 बार गई। सबसे ज़्यादा किस जिले की जुड़ी हुई है? सभी जिलों की लगभग जुड़ी हुई है, पर मैं मूलतः सीहोर जिले से आती हूँ, तो घर वही है। तो लोग गांव में 300 गांव में जहाँ मैं ट्राइबल्स एरिया में या उन जगह पे जहाँ सबसे ज़्यादा नीड, उनमें मैं 4 बार गई। सबसे ज़्यादा किस जिले की जुड़ी हुई है? सभी जिलों की लगभग जुड़ी हुई है, पर मैं मूलतः सीहोर जिले से आती हूँ, तो घर वही है। तो लोग पहले बोलेंगे ना हमारे सीहोर की छोरी, हमारे तो क्या अब देखा क्या राजनीति के मैदान में कूदने जा रही है? क्या इछावर विधानसभा सीट से क्या राजनीति के मैदान में आ रही है आप? क्या इसका जवाब मेरे पास नहीं है, पर मैं ये कह सकती हूँ कि मैं पूरे राज्य की हूँ। मुझे यदि अपने लोगों की सेवा करने का अवसर मिलेगा तो मैं पूरे राज्य में जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी दी जाएगी या कुछ और काम दिया जाएगा वो भी मैं बहुत अच्छी करूँगी। आपको क्या लगा कि बीजेपी की बजाय कांग्रेस जो है संगठन जो है वो काफ़ी सशक्त है, या वो आप जो अपनी बात रखना चाहती हैं वो सही ढंग से उठा सकती हैं? आपको ऐसा लगा क्या? क्योंकि आप बीजेपी सरकार के आप काम कर रहे थे ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर। मैंने गवर्नमेंट के लिए कभी पर्टिकुलर विचारधारा के लिए कभी काम नहीं करता। सरकार की 2019 कांग्रेस की सरकार थी तब मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो फिर बाद में बीजेपी की गवर्नमेंट है। मैंने पर्टिकुलर एक विचारधारा के लिए काम नहीं किया, महिलाओं के लिए काम किया, लड़कियों के लिए काम किया, बच्चियों के लिए काम किया, किसानों के लिए काम किया, क्योंकि वो सब मेरे को यहाँ लगते हैं। मैं वही हूँ जो वे हैं, वो जीजियाँ वही हैं जो मैं हूँ वो वही है, तो उनके लिए इसलिए काम किया। और अब यदि यहाँ सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं आपके सामने हूँ, मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड में पहुँची, यहीं से मैं 100 रुपये में कोई चीज़ देखी, मैंने यहीं से मैंने कमिटमेंट की पक्की चीज़ें देखी यहीं से, बाकी आपको तो सब देख ही रखा है। भोपाल बीजेपी प्रदेश कार्यालय मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा की उपस्थिति में आज गुरुवार को आशीष अग्रवाल ने पूजा अर्चना के साथ मीडिया प्रभारी का पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण समारोह में प्रदेश अध्यक्ष सहित समस्त प्रवक्ता उपस्थित रहे। आपको बता दें कि इससे पहले लोकेंद्र पार्षद प्रदेश मीडिया प्रभारी का पद संभाले हुए थे। उन्होंने प्रदेश महामंत्री का पद मिलने के बाद यह जिम्मेदारी बीजेपी ने आशीष अग्रवाल को दी गई है। आज हमारे लिए, अरे शांत हो जा भैया, शांत हो जाए। आज हमारे लिए बड़ी दुख की घड़ी है
भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक, पूर्व जिलाध्यक्ष, भोपाल विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय रमेश शर्मा गुट्टू भैया, जिन्होंने भोपाल की भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में एक अहम भूमिका निभाई, आज वो हमारे बीच नहीं हैं। अचानक उनको हृदयाघात के कारण से आज दुखद समाचार जो मिला, ये हम सबको विचलित तो करता ही है, लेकिन एक ऐसा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ने आज खो दिया कि उनकी क्षति अपूरणीय है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से मैं उन्हें श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके परिवार पर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो वज्रपात हुआ है, उसकी सहन करने की शक्ति और ताकत उनके परिवार को भगवान दे। और एक ऐसा कार्यकर्ता आज हमने खो दिया है कि जिसने इस भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के लिए आज से नहीं, हमेशा से छात्र जीवन से ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सशक्त और सक्षम बनाने में भूमिका निभाई है। आज ऐसा कार्यकर्ता हमारे बीच से चले गए हैं। इस दुख की घड़ी में पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके परिवार के साथ खड़ी है। सर, बीजेपी कांग्रेस एक बात सवाल उठा रही है कि जो एडल्ट नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता को लेकर बहाली मंच मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक 11 मई को अंबेडकर पार्क टीटी नगर भोपाल में धरना प्रदर्शन जारी। नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता की मांग को लेकर आज 10वें दिन 11 मई को अंबेडकर पार्क तुलसी भोपाल में धरना स्थल पर 9 मई से भूख हड़ताल पर बैठे शिक्षकों ने शिक्षा की गुणवत्ता पर लघु नाटिका प्रस्तुत की। भोपाल में दिनांक 21 जनवरी 2018 को माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग में शामिल नवीन शिक्षक संवर्ग में शामिल शिक्षकों की एक साथ 2018 के पूर्व की सेवा अवधि शून्य हो चुकी। वरिष्ठता की एक सूत्रीय मांग प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता की मांग को लेकर सभी संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा मांग पूरी होने तक जारी धरने में आज दिनांक 11 मई 2023 को अंबेडकर पार्क टीटी नगर भोपाल में जारी धरना प्रदर्शन में भूख हड़ताल पर बैठे परसराम कापड़िया ने शिक्षा की गुणवत्ता पर लघु नाटिका प्रस्तुत की गई। उपेंद्र कौशल, वरिष्ठता बहाली मंच सदस्य। हमारा ये दो वरिष्ठता बहाली मंच के बैनर तले 2 मई से यहाँ पर हमारा अनिश्चितकालीन धरना चल रहा था, जो कि नीलम पार्क में था। तो आज ये हमारा भूख हड़ताल का यह 3रा दिन है। यहाँ पर हमारे साथी शिक्षक साथी परशुराम जी और हमारे सेवानिवृत्त साथी सुधा मैडम और उनके साथ में हमारे 3-4 लोग बैठे हुए हैं। यह आज 3रा दिन है उनका भूख हड़ताल का। शासन का बड़ा उपेक्षापूर्ण व्यवहार यहाँ पर किया जा रहा है। ना तो शासन की तरफ से कोई यहाँ मिलने आ रहा है, क्योंकि साथी ऐसी भरी गर्मी में और इसमें भूख हड़ताल जैसे कदम उठाना शिक्षक के लिए और सेवानिवृत्त साथियों के लिए बड़ा कठिन है, और वो है शासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन बड़ा अफसोस की बात है कि ना प्रशासन ना शासन की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि अभी तक यहाँ पर नहीं आया है, जबकि हमारी कोई ऐसी कोई भारी भरकम मांग नहीं है। जो हम अपने शुरू दिनांक से जो प्रथम नियुक्ति दिनांक हमारी है, हम उसमें वरिष्ठता मांग रहे हैं, जिससे कि हमें हमारी सेवा के दौरान जो भी लाभ मिलना चाहिए था उनका हमें मिल सकें। क्योंकि जब नियमित शिक्षकों को उनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक से सभी सेवा शर्तों का लाभ दिया जा रहा है, तो हम साथियों हमारे जो अध्यापक संवर्ग से जो हमारे शिक्षक साथी बने हैं उनको लाभ नहीं दिया। आज हमारी बहनें और हमारे जो साथी जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनको बड़ा दुख की बात है कि उनको ग्रेजुएटी तक नहीं मिल पाई है, क्योंकि उनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक से अगर गणना होती तो आज वो ग्रेजुएटी के पात्र होते, पेंशन के पात्र होते, लेकिन इन सभी लाभों से वो वंचित हैं। और मामूली 2-2.5 हज़ार रुपये आज की स्थिति में उनको पेंशन के रूप में मिल रही है, जो कि बड़ा सोचनीय पहलू है। ऐसे में प्रशासन और जनता को भी ये सोचना चाहिए कि शिक्षक एक तरफ पूरा राष्ट्र का निर्माता होता है, दूसरी तरफ ऐसे समय में आज वो ऐसी तकलीफों में अपना समय गुजार रहा है। ये बहुत ही निंदनीय, हम लोग इसकी भर्त्सना करते हैं और शासन प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि हमारे जो साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे, वो यहाँ पर आए और हमारी पीड़ा को जाने और हमसे हमारी जो मुख्य हमारी समस्या है और मुख्य मांग हमारी जो है प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता, उसका निराकरण करें। मैं शकुंतला शेषकर, शिक्षिका, जिला बैतूल मध्य प्रदेश से हूँ। मैं शिवराज भैया की लाडली बहन हूँ और हमारे साथ में हमारे ही शिक्षक को 80,000 पेमेंट मिलती है।
और मैं भी वही काम करती हूँ। आज मुझे 3600 पेमेंट मिलती है, 3600 मान दे। यानी मैं भी वही काम करती हूँ, जिसको 80,000 मिल रहे हैं वो टीचर भी वही काम कर रहे हैं। सरकार आपके साथ भेदभाव कर रही है। हाँ, भेदभाव कर रही है। और रही बात ये है कि देखो आज 3600 में कुछ नहीं होता है। मैंने सारी डिग्री पूर्ण कर चुकी हूँ, उसके बाद में भी मेरे साथ में आज क्या चाहते हो सरकार? मैं सरकार से ये चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी मैंने जो डिग्री करी है जल्दी से जल्दी मेरा संविलियन किया जाए शिक्षा विभाग में और नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता मिली है ना। और रही बात, एक और कहना चाहती हूँ कि सरकार के नियम था कि टेबलेट खरीदना है, तो मेरे पास में मुझे 3600 पेमेंट मिलती है। ठीक है, मैंने सामने दुकानदार बोलने लगा कि नहीं मैडम आपको टेबलेट खरीदना है तो पहले आप पेमेंट दीजिए, तो मैंने 3500 वहाँ जमा कर दिए। शासन से जो मिलना था 10,000 वो मिले ही नहीं मुझे। अब वो बार बार टेबलेट वाला मुझे फोन कर रहा है कि मैडम आप एक तो 10,000 पहुँचाइए या टेबलेट वापस करिए। बस मैं शासन से इतना ही कहना चाहती हूँ। और मेरी एक तमन्ना है कि मैं एक बार मेरे भाई से तो मिलूं। भाई मेरा भी हक बनता है ना, भाई है ना वो हमारा, हम लाडली बहना है, तो हमारी पीड़ा को तो सुने कि 3600 में मेरा कुछ नहीं हो सकता है। सर 3 दिन से भूत हड़ताल में बैठे हैं, तो अधिकारी कैसे सरकार तक नहीं आए? शासन प्रशासन पिछले 5 वर्षों से सुप्तावस्था में है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े सहृदय से 21 जनवरी 2018 को हमारा ये जो पीड़ित अध्यापक संवर्ग है इसको भी पुराने शिक्षकों के समान शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया था, लेकिन वह ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री निवास में ही रह गई घोषणा और अधिकारियों ने फिर खेला कर दिया और 20 वर्ष की सेवा शून्य कर दी, जिसके कारण हमारे सेवानिवृत्त भाई बहनों को जो लाभ मिलने थे आर्थिक लाभ वो नहीं मिले हैं। और सिर पे आपने काली पट्टी बांध रखी, क्या संदेश? ये संदेश ये है कि आज 10वां दिन है लेकिन प्रशासन ने हमारी नहीं सुनी है, तो हम अब काली पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही हमने आज एक माननीय शिक्षा मंत्री जी को संदेश दिया है कि आप शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने का हर बार संदेश देते हैं और देश में 17वें स्थान से हम शिक्षक लोग इस मध्य प्रदेश को शिक्षा की गुणवत्ता में 5वें स्थान पे लाए हैं। तो हमने आज शिक्षा की गुणवत्ता पर एक लघु नाटिका प्रस्तुत की है कि शिक्षा की गुणवत्ता को कौन रोक रहा है, शिक्षक नहीं, शिक्षा विभाग रोक रहा है। सर लगातार गर्मी पड़ रही है, 3 दिन से आप भूत हड़ताल पे, यहाँ पे सुविधाएं भी नहीं है, एम्बुलेंस वगैरह, कोई हादसा हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? अब ये तो हमारे इस मध्य प्रदेश के राजा माननीय शिवराज सिंह जी को सोचना चाहिए कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी उनकी है। 80,000 पेमेंट वाला भी वही पढ़ा रहा है। और मैंने जब भी मैं बच्चों के साथ में पढ़ाने जाती हूँ, क्लास में जाती हूँ, तो मेरे अंदर ये भावना नहीं है कि मेरे को 3600 मिल रहे। मैं मेरे तन मन धन से मेरे बच्चों को मैं शिक्षा देती हूँ और मैं पढ़ाती हूँ। मेरे अंदर ये भावना नहीं है। और मैं 12 किलोमीटर रनिंग, रोज 12 किलोमीटर रनिंग जाती हूँ और 12 किलोमीटर रनिंग घर वापस आती हूँ। मेरे साथ में ये है। भाजपा नेता व जनाधिकारी सेवा समिति के अध्यक्ष संदीप रघुवंशी ने कलेक्टर कार्यालय में जिला प्रशासन के नाम पत्र लिखकर ज्ञापन दिया, जिसमें जिले वासियों की ओर से मांग की गई है कि मंगलवार 9 मई को एटीएस एवं एनआईए द्वारा छिंदवाड़ा को ऑपरेटिव बैंक कॉलोनी में अब्दुल करीम नामक संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है, जो कि एफडीडीआई छिंदवाड़ा में कार्यरत था और केंद्र सरकार के उपक्रम की आड़ में यह सब आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता था और भी बहुत कुछ हिंदू विरोधी गतिविधियों में लिप्त होकर हिंदुत्व को नुकसान पहुंचाने का काम करता था। इसलिए जिले की जनता दहशत में है और शांति हमारा छिंदवाड़ा दिनों दिन इन देश विरोधियों का अड्डा बन रहा है। 16 और ऐसे आतंकवादी पकड़े गए हैं जो हमारे प्रदेश व देश को बर्बाद करने का काम 15 वर्षों से करने का प्रयास कर रहे थे। अतः ऐसे हिंदू विरोधियों व देशद्रोहियों की संपूर्ण जांच होना चाहिए ताकि हमारा छिंदवाड़ा सुरक्षित रहे और दोषी अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। मिलने आए हैं, एक ज्ञापन आपने सौंपा है, क्या है मुद्दा, किस लिए आप कलेक्टर मैडम से मिले? ये ज्ञापन हम लोगों ने तैयार किया है, पूरे छिंदवाड़ा वासियों ने सबके इसमें हस्ताक्षर करके सबसे सहमति लेकर के हम लोग आज कलेक्टर महोदय के पास यहाँ पर कलेक्ट्रेट में आए हैं। और विषय आपको सब मालूम है, मंगलवार को कल दिनांक
9 तारीख को मई को जब दोपहर को सूचना प्राप्त हुई कि ATS और NIA जो देश की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है एंटी टेररिस्ट, आतंकवादियों को ध्वस्त करने का काम इन एजेंसियों के पास है, और छिंदवाड़ा जैसा सामान्य और शांतिपूर्ण ज़िला है जिस ज़िले के हम वासी हैं, और यहाँ ऐसी घटना होती है और एक अब्दुल करीम नाम के व्यक्ति कोऑपरेटिव बैंक कॉलोनी में, जो सबसे शांतप्रिय कॉलोनी है ज़िले की, और वहाँ पर वो पकड़े जाते हैं। पिछले 10 से 15 साल के बीच में वो FDDI, जो कि अपने आप में एक संदिग्ध हो जाता है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो केंद्र सरकार के द्वारा ट्रेनिंग प्रशिक्षण देने का काम वहाँ हो रहा है, बच्चों को आगे बढ़ाने का काम, रोजगार देने का, वहाँ पर इस प्रकार के व्यक्ति और रिसर्च करके और यहाँ पर आतंकवाद फैलाने का काम इतने वर्षों से अगर कर रहे हैं, तो इनके साथ कौन कौन लोग, संबंधित लोग इन्वॉल्व हैं, किस प्रकार का इनका ये अंजाम देने का काम था, या और भी कई संगठनों के द्वारा इन्होंने अंदर ही अंदर किस प्रकार का गुल खिलाए हैं, ये सारी बातें प्रश्न चिन्ह पैदा करती हैं। हाल ही में द केरला मूवी हम सब देख रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने टैक्स फ्री की है, उसको देखने के बाद कई प्रकार के प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। तो मैं अपील करता हूं ज़िले की जनता से कि इस प्रकार के शांतिपूर्ण ज़िले को किसकी नज़र लग रही है और कौन लोग, आतंकवादी संगठन के लोग आकर ज़िले को बर्बाद करने के लिए या ज़िले पे हमला कराने के लिए या ज़िले को अशांतिपूर्ण करने के लिए ये इस प्रकार की घटना करके और ये IR का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों की जांच होना चाहिए। इसकी मांग हम कलेक्टर महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय से और गृह मंत्री जी से, केंद्रीय गृह मंत्री जी से, हाल ही में अमित शाह जी का दौरा भी हमारे ज़िले में हुआ। एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, जनाधिकार सेवा समिति हिंदुत्व की समिति है, जनता के बीच की समिति, उसके समिति के अध्यक्ष के नाते मैं पुरजोर मांग करता हूँ पूरे ज़िले वासियों की ओर से कि इस प्रकार की कोई भी घटना हमारे ज़िले में कभी नहीं हुई, और ये छोटी मोटी घटना और छोटा मोटा अपराध नहीं है। यदि कोई गिरफ्तार करके यहाँ से ले गए हैं तो उसके पीछे क्या रहस्य है, उजागर करना चाहिए। इसमें जिला प्रशासन, SP साहब, कलेक्टर महोदय और अन्य प्रकार के जो जिम्मेदार लोग हैं उनके द्वारा इसका खुलासा होना चाहिए। और मैं पत्रकार महोदय से, मीडिया से भी निवेदन करता हूँ कि इसकी पुख्ता जांच करके इसकी जड़ पर जाएं, ताकि हमारे जिला सुरक्षित रहे, हमारे ज़िले को किसी की आँच ना लगे, किसी की नज़र ना लगे, हमारा ज़िला सुरक्षित रहे। ये कर्तव्य हमारे सभी नागरिकों का, ज़िले वासियों का है। और शीघ्र ही हम मुख्यमंत्री जी से मिलने भी और गृह मंत्री जी से मिलने इसमें भोपाल जाएंगे, ताकि हमारा जिला शांति प्रिय रहे। बहुत मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 294 वर वधू बंधे वैवाहिक बंधन में नगर परिषद के अध्यक्ष ने उच्च अधिकारियों द्वारा सम्मेलन में सहयोग नहीं करने में लगाए गंभीर आरोप। 6 वर वधू योजना से वंचित होने पर नगर परिषद अध्यक्ष ने कहा कि जिस पिता की बेटी के पीले हाथ हो गए थे उसको योजना का लाभ नहीं मिलना बहुत ही दुख की बात है। नरसिंहपुर जिले के चीचली नगर पंचायत द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत विवाह सम्मेलन आयोजन हुआ, जिसमें 295 वर और वधू का विवाह संपन्न हुआ। विवाह कार्यक्रम में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखी गई, जहाँ हिंदू वर वधू के विवाह हिंदू रीति रिवाजों से 7 फेरों के साथ संपन्न हुए, वहीं मुस्लिम समुदाय के भी निकाह हुए। कार्यक्रम में वर वधू के रिश्तेदार बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस विशाल विवाह सम्मेलन में कुछ वर वधू के हाथ पीले हो चुके थे, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण उन्हें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ नहीं मिल पाया। चूँकि जनपद हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष बबलू सिंघानिया जी बहुत अच्छा इन्होंने कार्यक्रम किया, और हमारे जनपद से भी कम से कम 40-45 जोड़े आए, और इतना भव्य कार्यक्रम नरसिंहपुर जिले में पहली बार हुआ। और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ नगर परिषद चीचली को, और जहाँ तक प्रशासन व्यवस्था है, प्रशासन को देखना चाहिए। मुझे तो लगता है कि द्वेष भावना के कारण प्रशासन व्यवस्था नहीं हुई है। अब द्वेष भावना ये कि BJP की सरकार है, बबलू भाई कांग्रेस बिलोंग करते हैं, कार्यक्रम विफल करवाने के चक्कर में कोई प्रशासन व्यवस्था, अगर अनहोनी घटता है तो कोई घटना घट जाती है, आप लोग देख रहे हैं, तो उसका जवाबदार कौन है? प्रशासनिक अधिकारी बोलते हैं कि भाई हमने करवाया, मुझे जानकारी नहीं है। CM से क्या अपेक्षा रखते हैं? CM से अपेक्षा यही रखते हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारियों की यहाँ जिम्मेदारी बनती है, SDM, तहसीलदार और विभाग, उनको यहाँ पर होना चाहिए था। तो मैं उनसे यही प्रार्थना करता हूँ CM साहब से, इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत जनपद प्रांगण में 250 से ऊपर जोड़ों में शादी और निकाह का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं के तहत जो व्यवस्थाएँ की जाना चाहिए वो नगर पालिका प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएँ की गई। देखिए,
संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को मेरे को मैसेज आया था कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान 2 आज से शुरू हुआ है, तो सभी की ड्यूटी ग्रामीण अंचलों में है, तो सभी लोग प्रशासनिक अधिकारी वहाँ व्यस्त हैं। और साथ ही मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम गाडरवाड़ा में 19 तारीख को संभावित है, तो उसकी तैयारियों की बैठक चल रही है। इस कारण प्रशासनिक अधिकारी वहाँ आने में हिंदू और मुस्लिम कौमी एकता की मिसाल भी आपका जो कार्यक्रम ये अच्छी मिसाल यहाँ देखने को मिली है कि दोनों समुदाय एक साथ उसमें करते हैं और किसी भी किसी प्रकार का भेदभाव यहाँ नहीं दिखाई देता। सीएम नगर यहाँ पर विकास सम्मेलन होगा 10 तारीख को जनपद मैदान में माननीय शिवराज सिंह चौहान की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 101 जोड़ों का पंजीयन हुआ। उसमें जांच दल के माध्यम से 12 या 13 जोड़ों का पंजीयन कैंसिल हुआ। 290 जोड़े के लगभग हमने विवाह और निकाह किए हैं इस जनपद मैदान में। और बहुत ही शानदार स्कीम उन गरीबों के लिए जिनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जिनके लिए कोई माध्यम नहीं है शादी का, उनके लिए मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी की योजना 55,000 रुपये का लाभ उन जोड़ों को मिलता है, जिसमें 49,000 रुपये उनको नकद दिए जाते हैं, 6,000 समिति को देते हैं। उस 49,000 में वर वधू अपनी जो भी व्यवस्थाएँ वो करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में जो अतिथि आए उन सबका मैं हार्दिक नगर परिषद की तरफ से और आप मीडिया के माध्यम से जो भी तमाम जनता आई है इस जोड़ों के साथ, उन सभी को नगर परिषद की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आभार सबका। प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है? प्रशासन ये है, हमने जो भी कार्यक्रम किए हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान के हमेशा दिल से किए हैं। इतना बड़ा आयोजन 301 जोड़ों का आयोजन आज तक इस जिले में कभी नहीं हुआ। 290 जोड़ों का लगभग हमने निकाह और विवाह किया है। 3 दिन हो गए हम लोगों को दिन रात यहाँ मेहनत करते हुए। प्रशासन का कोई भी अधिकारी यहाँ न तहसीलदार आई मैडम, न SDM मैडम आई, न उनने कोई खबर ली कि कितनी जनता आ रही है। मैंने पांडे जी LIB वाले हैं, उनको SP मैडम को, मैं SP महोदय को एक आवेदन देके भी आया नगर परिषद की तरफ से कि साहब 25,000 जनता लगभग जुड़ रही है। मैं तमाम 25,000 जनता को नगर परिषद की ओर से समस्त जनता को खाने की व्यवस्था की है। पूरी जनता को डिनर दे रहे हैं हम लोग, भीड़ ज़्यादा रहेगी। आपसे निवेदन है आप हमारी व्यवस्था प्रशासन से कराइए। यहाँ कोई भी अधिकारी प्रशासन का नहीं आया इतने बड़े कार्यक्रम में। माननीय अतिथि लोग आए थे, उस चीज़ का हमने दोष व्यक्त किया है और माननीय महोदय लोगों से कहा भी है कि इतने बड़े कार्यक्रम में आप ही बताइए अधिकारियों को रहना था कि नहीं रहता। क्या कारण है कि वो नहीं आए? अब ये मैं नहीं बता सकता क्यों नहीं आए। मैंने तो हमेशा जो भी योजना है उनको निर्वहन बहुत अच्छे से किया है। अगली अधिकारियों को आना थी, मैंने हमें उनको कार्ड भी दिए थे, उनको सूचना भी दी थी। इसके बाद भी इस 20 से 25,000 जनता है, आप भी मीडिया भी देख रही है। इसके बाद कोई अधिकारी यहाँ नहीं आया। मैं समझता हूँ भगवान के आशीर्वाद से, नर्मदा मैया के आशीर्वाद से कहीं कोई अनहोनी नहीं हुई। अगर कुछ अनहोनी हो जाती तो क्या करते? इसका कौन जवाबदार रहता? जनप्रतिनिधि इस चीज़ को हम संज्ञान लेंगे और संज्ञान लेके आगे की कार्रवाई करेंगे। मैं सोचता हूँ इस चीज़ की दोष भावना का काम नहीं होना चाहिए। जो भी सरकारें रहें उस सरकारों की योजनाओं का क्रियान्वयन जो भी अध्यक्ष होंगे वो करेंगे। जो भी विभाग, कोई सरकार है कांग्रेस की हो या BJP की हो, हम तो जनता के सेवक हैं। जनता की जो भी स्कीमें आएंगी और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो भी स्कीमें आएंगी उनका निर्वाह हम और बहुत अच्छे से करेंगे। लेकिन प्रशासन का सहयोग हम चाहते हैं मिले, वो सहयोग हमको नहीं मिला। बदले में उसके हमारे जांच पे डाल दी गई। 2 दिन से जांचें बैठी, आपने गलत जोड़े किए, आपने ये किया, आपने वो किया। हमने कहा मैडम से आप तो जाँच कराइए। जाँच दल आया, उनको अवैध 12 से 13 जोड़े मिले। लेकिन वो भी जोड़े जो हैं गरीब हल्दी लगा के बैठे रहे। अगर कागज की NOC नहीं मिली, एक बंदा लखनादौन गया, उसको 3 दिन जनपद CO नहीं मिला, उसने बगैर CO के दस्तखत के कागज जमा कर दिए। वो बच्ची कल हल्दी लगा के बैठी रही, उसके माँ बाप तड़पते रहे और उन्हें कह दिया तुम्हारा जोड़ा कैंसिल हो गया। अब बताइए, जिसके माँ बाप हल्दी लगा के बेटी को रखे हैं, उनने अपने मंगलसूत्र गिरवी रखे, जेवर गिरवी रखे और उन्होंने बच्ची की जैसे बने वैसे शादी की। ये तो अन्याय है अधिकारियों का। क्या कहेंगे आप हिंदू मुस्लिम की ये मिसाल है चिचली। मैं मुस्लिम अध्यक्ष हूँ। हनुमान जयंती पे मैंने 1.25 क्विंटल के लड्डू अपने सिर पर रख के हनुमान जयंती पे मैंने मंदिर पे चढ़ाए हैं। शादी में एक और निकाह, एक और साथ में लिए गए क्या? शादी में एक साथ निकाह हुए हैं, 35-36 निकाह हुए हैं, बाकी 260, 265 जोड़ों का विवाह हुआ है। इतनी मोहब्बत का पैगाम, इतना शानदार कार्यक्रम आप भी देखिए मीडिया के माध्यम से। मैं आपको भी कहना तो कैसा
कहना चाहता हूँ कि आप भी अपना चैनल चलाइए और देखिए मोहब्बत का पैगाम। एक तरफ हिंदू है, एक तरफ मुस्लिम है और 20,000 जनता इस कार्यक्रम को बहुत शानदार तरीके से कार्योजन कर रही है और अपने हर व्यवस्थाओं में जनता मदद कर रही है। बस स्टैंड पर बस स्टाफ और पैसेंजर के बीच हुआ विवाद, लोगों की समझाइश के बाद हुआ मामला शांत। छतरपुर जिले के चंदला बस स्टैंड पर बस स्टाफ और पैसेंजर के बीच हुआ विवाद का मामला सामने आया है। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो बस चंदला से अजयगढ़ और अजयगढ़ से चंदला के लिए 4 चक्कर लगाती है। तभी रास्ते में गाड़ी ना खड़ी करने पर बस स्टाफ और सवारियों के बीच चंदला बस स्टैंड पर विवाद हो गया। बस में सफर कर रहे पैसेंजर ने बताया कि बस चालक ने बताए गए रास्ते पर बस खड़ी करके काफी दूर बस खड़ी की है, जिसको लेकर विवाद हो गया। काफी देर हुए विवाद के बाद लोगों ने मामले को शांत करवाया, तब कहीं जाकर दोनों मान गए। क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम अरविंद वर्मा है और मैं यहीं चंदला का रहने वाला हूं और आम आदमी पार्टी से जिला प्रवक्ता बनाया हुआ है। और यहां पर मैंने जैसे कि देखा कि एक हसलाधारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आई थी, तो ये यहां पर दवाई गोली और कुछ उपचार होता है। यहां पर किसी भी प्रकार के हसलाह लेकर आने का यहां पर कोई उचित नहीं है। और कोई भी किसी को दिक्कत होती है, जैसे इसमें तो जैसे अभी छतरपुर में एक घटना हुई थी हसला की वजह से, तो वहाँ की पुलिस ने तुरंत प्रकरण को संज्ञान में लिया था। हाँ, वहाँ देखा गया था कि एक फायर हो गया था। जी। और इसी तरह हो सकता है कि यहाँ भी कोई घटना हो जाए, तो हम चाहते हैं कि इस तरह की घटना यहाँ पर घटित न हो और जल्द से जल्द कार्रवाई हो और उचित कार्रवाई हो। हाँ, मतलब यहाँ पे कुल मिला के अलाउ नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर प्रशासन को रोक लगाना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल प्रशासन को यहाँ पर रोक लगाना चाहिए, जिससे सभी को यहाँ सुरक्षा महसूस हो। मतलब कोई भी असलाहधारियों के ऊपर कुल मिला के यहाँ रोक लगनी चाहिए। जबलपुर में हाईकोर्ट के आदेश के बाद वाहन चालकों पर सख्ती बढ़ती जा रही है। वहीं अब यह सख्ती पुलिस कर्मियों पर भी बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात प्रदीप कुमार सेंडे ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर ही यातायात पुलिस कर्मियों को तैनात किया और वह पुलिसकर्मी जो बगैर हेलमेट के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रवेश कर रहे थे, उनका चालान किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार सेंडे का साफ कहना है कि यातायात के नियमों का पालन कराना जहाँ पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारी है, वहीं स्वयं भी इसका पालन उन्हें करना चाहिए। लेकिन देखा जा रहा था कि कई पुलिसकर्मी यातायात के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे, जिससे आम जनों पर अच्छा असर होता दिखाई नहीं दे रहा था। जिसके बाद यातायात विभाग द्वारा तय किया गया कि वे पुलिसकर्मी जो यातायात नियमों को ताक पर रख वाहन चला रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाए, ताकि आम जनों के सामने एक उदाहरण पेश किया जा सके। जबलपुर पुलिस लगातार जबलपुर शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कार्य कर रही है और ट्रैफिक पुलिस इसमें निरंतर अपने प्रयास जारी रखी हुई है कि जबलपुर शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू ढंग से संचालित हो सके। इसी कड़ी में जिला बल और यातायात पुलिस बल मिलकर के लगातार हेलमेट के नहीं पहनने वालों के विरुद्ध और जो बगैर हेलमेट के बाइक चलाते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। हमने अपने एसपी ऑफिस के गेट पे एक यातायात पुलिस का एक दल रखा हुआ है, जो एसपी ऑफिस में जो हमारे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी पदस्थ हैं और जो भी लोग एसपी ऑफिस में आते हैं और बाइक लेकर के आते हैं और बगैर हेलमेट के आते हैं, उनको समझाइश भी दे रहे हैं। और यदि उनके द्वारा बार बार ऐसा हेलमेट नहीं पहनने का कार्य किया जा रहा है तो उनके विरुद्ध हम मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई भी कर रहे हैं। और हम चाहते हैं और सभी लोगों से अनुरोध है कि जो भी बाइक चला रहे हैं वो लोग हेलमेट पहन कर ही बाइक चलाएं। अब तक की खास खबरों में इतना ही। आगे की खास खबरों के हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।